नमस्कार, मैं नंद किशोर सी एस प्रो के लेक्चर सीरीज के 9वें भाग का यह पहला पार्ट है। अब तक के सीरीज में हम लोगों ने सीखा कि सी एस प्रो में कैसे अपना एक डेटा एंट्री एप्लीकेशन बना सकते हैं। और भी तरह के एप्लीकेशन है जिन्हें हम आगे सीखेंगे। एक एप्लीकेशन अभी तक हम लोगों ने बनाया, वो डेटा एंट्री एप्लीकेशन हमने बनाया है। उस एप्लीकेशन को जो हमने अभी बनाया उसे यूजर के पास यूज करने के लिए कैसे भेजते हैं, इस पार्ट में हम ये सीखेंगे। अभी तक हम सी एस प्रो में जो एप्लीकेशन बनाए थे उसे यूज करने के लिए यहाँ से रन बटन दबाते थे और रन बटन दबाने पर वो हमसे डेटा फाइल का नाम पूछता था और डेटा फाइल पूछने के बाद वो हमारे लिए डेटा एंट्री खोलता था और हम उसे यूज करते थे। जब हम यूज़र के पास भेजेंगे तो वास्तव में उसे इस तरह की एक्टिविटी, क्योंकि वो चीज में अब एप्लीकेशन बना नहीं रहा है, तो उसे इस डिज़ाइन मोड में आने की ज़रूरत नहीं आई। ये डिज़ाइन मोड है। डिज़ाइन मोड का मतलब कि जहाँ पर हम एप्लीकेशन या किसी और यूटिलिटी जैसे एक्सपोर्ट आदि यूटिलिटीज़ को सेट करते हैं, लेकिन एक बार जब वो सेट हो गया तो फिर उसे बार बार उस डिज़ाइन मोड में सी एस प्रो में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हमारा यूज़र उसे डायरेक्ट कॉल कर सकता है। तो ये हम सीखेंगे कि कैसे डिज़ाइन मोड से प्रोडक्शन मोड में जाते हैं। इस मोड को हम कहेंगे डिज़ाइन मोड, जहाँ पर चीज़ों को हम तैयार करते हैं, और प्रोडक्शन मोड कहेंगे जहाँ पर हम उसे यूज करते हैं। तो प्रोडक्शन मोड को थोड़ा समझने के पहले हमें प्रोग्राम कैसे सी एस प्रो में एग्जीक्यूट होते हैं ये थोड़ा समझना चाहिए। जब हम ये रन बटन दबाते हैं तो सी एस प्रो में जो बेसिक इंजन जिन्हें आप कह सकते हैं, कई एग्जीक्यूटेबल फाइल हैं जिनमें से एक है सी एस एंट्री। वो सी एस एंट्री कॉल होती है। आप देख सकते हैं उनका पूरा लिस्ट कौन कौन से ये बेसिक फाइल हैं। ये सी एस प्रो के अपने फोल्डर में प्रोग्राम फाइल्स के भीतर जहां आपने इंस्टॉल किया है, ये जैसे सी एस हर यूटिलिटी जो आपको यहाँ पर दिखती है टूल्स में, बहुत सारी यूटिलिटी हैं जैसे सॉर्ट, एक्सपोर्ट, रिफॉर्मेट, कंपेयर। ये सारे यूटिलिटीज़ के लिए प्लस एप्लीकेशन के लिए हमें यहाँ पर एक न एक EXE दिया हुआ है। जैसे सी एस एंट्री जो है वो आपको एंट्री के लिए है, सी एस एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट करने के लिए है, सी एस कॉन्कैट जो है डिफरेंट डेटा फाइल जो कई अलग अलग जगह से आ रहे हैं उनको एक जगह कॉन्कैट करने के लिए है, सी एस बैच जो है वो आपको वैलिडेशन रिपोर्ट चलाने के लिए है। तो ये बेसिक सारे अलग अलग इंजन, अलग अलग तरह की यूटिलिटी एप्लीकेशन को चलाने के लिए है। ये जो डिज़ाइन मोड खुलता है उसके लिए CSPro.exe है। तो बाकी चीज़ों के लिए, हर काम के लिए आप देख रहे हैं कि एक न एक यूटिलिटी दी गई है। रिफॉर्मेट के लिए CS refmt.exe है, CS sort.exe सॉर्ट करने के लिए है, टैबुलेशन के लिए CS टैब है। तो सारी यूटिलिटीज़ के पीछे एक EXE बैठा है जो इस रन बटन के, हर एप्लीकेशन में आपको ये रन बटन मिलेगा डिज़ाइन मोड में। तो डिज़ाइन मोड में रन बटन दबाने से ये EXE कॉल होते हैं और ये EXE कॉल होके फिर आपको पूछते हैं कि आपके लिए उसको एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपसे पूछते हैं और पूछने के बाद वो एप्लीकेशन को रन कर देते हैं। जब वो आपसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पूछते हैं और आप उसे सेट कर देते हैं तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो एक PFF फाइल बनता है उसमें वो नोट कर लेता है। यानी आपके सारा जो सेटिंग है वो PFF फाइल में, आप कहेंगे कि PFF फाइल फिर तो बहुत बड़ा होता है। नहीं भाई, PFF फाइल बहुत बड़ा नहीं होता। PFF फाइल में बाकी सिर्फ ये नोट होता है कि और जगह पर इन्फॉर्मेशन कैसे हैं, और वो सब इन्फॉर्मेशन को बेसिकली PFF फाइल कॉल करता है। हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि कैसे PFF फाइल बाकी जो इन्फॉर्मेशन यानी जो
ENT में लिखा हुआ है, APP में लिखा हुआ है, FMF में लिखा हुआ है, उनको कॉल करता है। लेकिन जो EXE हैं, जिनको कि अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि ये जो EXE हैं, एग्जीक्यूटिबल फाइल, हर काम के लिए जो रन बटन दबाने से आते हैं और पहली बार जब डिज़ाइन मोड में चलते हैं तो एक PFF हर काम के लिए तैयार होता है। और ये अगर हम इस जो भी CS एंट्री अगर EXE है तो CS एंट्री के साथ एक PFF तैयार हो जाएगा, और अगर हम इस EXE के साथ उस PFF को रन कर देंगे तो सीधे वो रन हो सकता है, हमको डिज़ाइन मोड में आने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से CS एक्सपोर्ट जब आप पहली बार डिज़ाइन मोड से रन करेंगे तो एक PFF तैयार हो जाएगा, लेकिन अगली बार सिर्फ हमको उस PFF को CS जो एक्सपोर्ट है उसके साथ कॉल कर लेंगे और वो रन हो जाएगा। तो दो चीज़ें हैं, यानी कि कौन सा उस काम को करने के लिए एग्जीक्यूटिबल फाइल है और उसका PFF डिज़ाइन मोड में कैसे तैयार हुआ है। इन दो चीज़ों को तैयार करके हमारा यूज़र, इन दो चीज़ों की मदद से हमारा यूज़र डायरेक्ट चीज़ों को चला सकता है, उसे डिज़ाइन मोड में आने की ज़रूरत नहीं होगी। तो थोड़ा सा जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है उसको अच्छा से समझ लें हम लोग कि ये जो प्रोग्राम होता है CS Pro में, इसका कोर पार्ट होता है कोई ना कोई EXE। हर एक्टिविटी के लिए कोर पार्ट है ये EXE। इस EXE को कस्टमाइज किया जाता है। इस EXE को के ऊपर एक आप जब कोई डिज़ाइन मोड में चीज़ें बनाते हैं तो वो सारे इन्फॉर्मेशन को नोट करके इस EXE को प्रोवाइड करता है, और EXE उस सारे इन्फॉर्मेशन को यूज करके आपका पूरा एप्लीकेशन बना देता है। यानी बेसिक चीज़ है आपका EXE, जिसको कि आप डिज़ाइन मोड में कस्टमाइज करने के लिए तैयारी करते हैं। जब आप डिज़ाइन मोड में काम करते हैं, जैसे अभी तक हम लोग एंट्री के लिए कर रहे थे, तो एक PFF फाइल आपको ऊपर इस EXE के साथ जुड़ जाता है, बन जाता है, और आप इस EXE के साथ, जैसे कि अगर आप डेटा एंट्री बना रहे हैं तो आपका EXE क्या होगा, csentry.exe। csentry.exe जो है आपका जो डिज़ाइन होता है उसको इंफॉर्मेशन को PFF फाइल के साथ, यानी कि आपका जैसे HHSBI बन रहा है तो hhsby.pff में सारा आपका सेटिंग वो रखने की कोशिश रखता है, और उसके साथ मिलके ये आपको पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छा से देखें कैसे एग्जीक्यूट होता है। देखिए, अगर आप यहाँ पर खाली CS एंट्री चलाएंगे, हम कमांड लाइन से अब चला रहे हैं यानी प्रोडक्शन मोड से, ठीक है, प्रोडक्शन मोड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम डिज़ाइन मोड से नहीं काम कर रहे हैं, CS एंट्री डायरेक्ट चलाएंगे तो उसको PFF नहीं मिला। जब PFF नहीं मिलेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि बाकी चीज़ों का सेटिंग, यानी खास करके डेटा की सेटिंग कैसे है। अगर हम इसमें जो हमारा PFF एक बार जब डिज़ाइन के लिए हमने मोड में काम कर लिया तो हमारा hhsby.pff ये हमारा तैयार हो चुका है। अगर हम देखना चाहें तो ये जब पहली बार आप इसको रन करते हैं, मैंने लास्ट टाइम जो रन करते हैं वो इसमें सेट रहता है hhsby.pff में। अब आप csentry.exe चूँकि कंप्यूटर खुद समझ लेता है, आप अगर लिखें csentry.exe तो भी ठीक है, अगर नहीं तो CS एंट्री से भी वो समझ लेता है। तो CS एंट्री के साथ जब इस PFF को रन करते हैं तो पूरा मेरा डेटा एंट्री सीधे चलता है। ये देखिए, डेटा एंट्री में हम सीधे आ गए। हम अब डिज़ाइन मोड से, यानी अभी तक हम जो यहाँ से जाते थे और इसे कॉल करते थे, ये करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब की एक्टिविटीज़ के लिए आपको कोई ना कोई एग्जीक्यूटिबल और उसको कस्टमाइज करने वाला एक PFF ये लगा हुआ है। तो क्या आपको हमेशा कमांड लाइन से इसे करना पड़ेगा? कमांड लाइन से बेसिकली उन लोगों ऐसे चीज़ों को करना होता है जहाँ पर कई चीज़ों को, यानी कई तरह के एक्टिविटीज़ को, जैसे एंट्री है उसके बाद उसकी सॉर्टिंग हो, सॉर्टिंग होने के बाद एक्सपोर्ट हो, कई एक्टिविटीज़ को जब जोड़ने वाला काम करना पड़ता है तो एक जगह चूँकि कमांड को रखा जा सकता है, इसलिए ये कमांड लाइन को यूज़ किया जाता है। लेकिन सामान्य काम करने के लिए ये PFF को अगर आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पर रख दें
तो उसी से वो कॉल हो जाता है, क्योंकि विंडोज ये समझ लेता है कि उस PFF के साथ कौन सा एक्सिक्यूटेबल को कॉल करना है। यानी हमको करना इस कमांड लाइन में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसे अगर यहाँ से इसे डेस्कटॉप पर भेज दें, सेंड टू डेस्कटॉप, तो अब ये जो डेस्कटॉप पर हमारा सॉरी ये हाँ नया जो आया है वो यहाँ आया है, यहाँ से भी हम इसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये डेटा एंट्री अभी चल रहा है, इसे हम बंद कर देते हैं और इसे हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और इस तरह से आप बिना कमांड लाइन में गए, कमांड लाइन से चीज़ों को समझने में मदद मिलती है कि कैसे हर चीज़ के पीछे एक EXE है और उसको कस्टमाइज करने वाला कैसे PFF है। तो EXE और PFF के कॉम्बिनेशन से कैसे काम होता है, ये चीज़ों को समझने के लिए कमांड लाइन से चीज़ समझना आसान होता है। और अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी कई एक्टिविटीज़ को एक जगह कंबाइन करना है तो ये फिर हम कमांड के थ्रू ही कर सकेंगे, ये सिर्फ आइकॉन के थ्रू हम नहीं कर सकते। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो इसमें EXE और PFF के कॉम्बिनेशन को समझना बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो थोड़ा सा ये जो PFF और EXE का कॉम्बिनेशन समझने के बाद हम थोड़ा समझें कि PFF रियली करता क्या है, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है और हर एक्टिविटीज़ के साथ एक PFF क्रिएट होता है। क्या PFF में सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं? नहीं, PFF में सारे इन्फॉर्मेशन नहीं होते। PFF जो होता है वो अपने साथ कॉल करता है सिर्फ दो चीज़ों को, कि जैसे डेटा एंट्री के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि एप्लीकेशन कहां पर है। मेरा एप्लीकेशन ENT है तो एप्लीकेशन को कॉल करता है और उसके साथ डेटा फाइल को कॉल करता है। अगर आप इसे चाहें तो PFF को खोल के नोटपैड में देख सकते हैं। अगर आप इसे नोटपैड में खोलें, ओपन विथ नोटपैड, तो आपको दिखेगा कि इसमें दो इन्फॉर्मेशन ही केवल वो लिखता है, डेटा फाइल क्या है और एंट्री एप्लीकेशन क्या है। बाकी अब ये चीज़ें जो हैं, एंट्री फाइल जो आपका है वो बाकी इन्फॉर्मेशन को देखिए कैसे रखता है। उसके लिए एंट्री फाइल जो है वो आपका इन्फॉर्मेशन रखता है कि DCF क्या है। एंट्री फाइल जो रखता है इन्फॉर्मेशन की कौन सा फॉर्म यूज होगा। एंट्री फाइल इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन सा लॉजिक यूज होगा। यानी ये जो एंट्री फाइल है वो डिक्शनरी, फॉर्म, लॉजिक, ये सारा चीज के बारे में जानकारी ENT जो फाइल है उसको वो रखता है। अगर उसको भी हम नोट पैड में खोल के देखें तो ये देखिए, ये सारा मैंने डिक्शनरी, उसका फॉर्म, उसके लिए एप्लीकेशन, ये दो और तरह की चीज़ें हैं वो नोट करके रखता है जिसे अभी हम नहीं बता रहे हैं। तो ये एंट्री जो होता है वो उसका लोकेशन नोट करके रखता है। अब ये APP में आपने जो लिखा है पूरा लॉजिक, वो लॉजिक रखता है। फॉर्म में जो आपने पूरा डिज़ाइन किया, ये भी टेक्स्ट फाइल है और उसमें पूरा डिज़ाइन आपका रहता है। और DCF में आपने जो लेआउट सेट किया वो पूरा रहता है। और इस तरह से एक PFF से शुरू होके PFF CS एंट्री के साथ जुड़ता है PFF, और PFF के साथ जुड़ जाता है ENT माने जो एप्लीकेशन था और डेटा, और फिर जो एप्लीकेशन था उससे उसके एसोसिएटेड डिक्शनरी। हर चीज़ में फॉर्म हो जरूरी नहीं, हर चीज़ में लॉजिक हो जरूरी नहीं। तो इस तरह से एक PFF एक एक्सिक्यूटेबल के साथ जुड़ के और पूरे एप्लीकेशन को रन करता है। अगर ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो एक और चीज़, जैसे कि हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो कैसे PFF क्रिएट होता है और कैसे EXE के साथ वो कॉल होता है, ये हम लोग थोड़ा देखेंगे जिससे हमें चीज़ें और क्लियर हो जाए। धन्यवाद।